डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके पहले आप जान लीजिए कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है। आप ये समझ लीजिए कि दो लाइट सोर्स है, बल्ब हैं, पॉइंट हैं, कुछ भी है, अपनी अपनी लाइट दे रहे हैं। तो कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस होगा, है ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फेस डिफरेंस। तो अगर जो कोहेरेंट है तो उनका जो लेमडा है वो सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फाई जो होता है वो 0 होता है, या फिर फाई जो है वो कांस्टेंट होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे लाइट सोर्सेज, दो लाइट सोर्सेज जिनसे निकलने वाली लाइट वेव्स की वेवलेंथ भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या जीरो फेज डिफरेंस हो। जीरो फेज डिफरेंस है मतलब वो कैसे हैं, सेम फेज में। सेम फेज का मतलब ये है फाई इज इक्वल टू 0। अब टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब एक भी चीज बदल गई, अगर एक भी चीज अगर बदल गई तो वो नॉन कोहेरेंट हो जाएंगे। आप कितना भी एक ही टाइप का बल्ब लेके आइए, लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज बदल गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यार कोहेरेंट सोर्सेज बनाना बहुत मुश्किल होता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इस वेवलेंथ भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और फेज डिफरेंस भी सेम हो, या कांस्टेंट हो या 0 हो। ये तीनों बातें एक साथ मेंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इन तीनों में से कोई एक बिगड़ जाए इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब वेवलेंथ बिगड़ जाए या फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाए या फेज डिफरेंस बिगड़ जाए तो फिर वो सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम फेज, लेकिन यहाँ पे आइदर डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल। तो कोहेरेंट होने के लिए तीनों कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए। इन कोहेरेंट होने के लिए या नॉन कोहेरेंट होने के लिए तीनों कंडीशन में से एक भी डिससेटिस्फाई हो जाएगी तो वो नॉन कोहेरेंट या इनकोहेरेंट ही बन जाएगा। आ गए हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसी को लोग YDSE भी कहेंगे। बहुत सारी बुक्स में आपको YDSE करके लिखा मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स में YDSE बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस समझ चुके हैं, तो उसी पे आगे बढ़ेंगे। S1 एंड S2 आर टू फाइन स्लिट्स। मतलब एक ये स्क्रीन है, इसमें छोटे से छेद कर दिए दो ठो, एक का नाम दे दिया S1, दूसरे छेद का नाम दे दिया S2। स्लिट 1, स्लिट 2, और ये दोनों आपस में ये जो डिस्टेंस है ये वो कितना है, छोटा d। ठीक है, S1 एंड S2 सोर्स S से अपनी रोशनी पा रहे हैं, तो सोर्स S अपनी लाइट जो है इनको ऐसे दे रहा है, और यही फिर ये दो S1 और S2 कैसे बन जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बन जाते हैं। सोर्स S सिंगल कलर की लाइट बनाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जिसके कुछ भी वेवलेंथ आप ले लीजिए लेमडा। लाइट है तो कुछ ना कुछ लेमडा तो होगा ही। और स्क्रीन Mn अपनी स्लिट्स से कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है, D डिस्टेंस में, कैपिटल D। ये बड़ा D और ये छोटा D। इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं कि छोटा D इज मच मच स्मॉलर देन बड़ा D। ठीक है, इसे कई जगह आपको स्लिट विड्थ भी लिखा मिलेगा। अब बड़ा D आ गया। अब उसके बाद हम लोग कोई एक पॉइंट यहां पे P ले लेते हैं, ये पॉइंट P ले लेते हैं। P और ये सेंटर लाइन, मतलब S1 और S2 के सेंटर से लेके जहां पे सोर्स है उसके हॉरिजॉन्टली स्क्रीन में एक पॉइंट चूज किया O। इस पॉइंट O को हम लोग सेंटर ऑफ द स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो OP जो है उसकी लेंथ हम लोग ले रहे हैं Y।
ठीक है, तो अब पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट पॉइंट P क्या होगी? दो वेव कौन सी हैं? ये है और ये है। तो इसका पाथ देखिए क्या है, S1P, और इसका पास क्या है, पाथ है S2P। आप जाहिर है देख सकते हैं कि यार ये वाला पाथ छोटा है और ये वाला पाथ ज्यादा लंबा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा S2P माइनस S1P। अब इसी पाथ डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए, S1P क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस बड़े से ट्रायंगल में, इस बड़े से ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है। तो S1P इज इक्वल टू S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस स्क्वायर। बेस क्या है, कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है पूरे y में से d/2 कम कर देना, है ना, तो प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह S2P भी एक हाइपोटेन्यूज है। देखो S2P इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, यार ये तो 90 डिग्री होंगे ही ना, तो इस ट्रायंगल में फिर से डी स्क्वायर, अब आप गेस कर सकते हैं, प्लस y तो ये है ही, और ये जो है ये d/2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, y प्लस d/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका डिफरेंस लेंगे हम लोग। पाथ डिफरेंस का नाम हम लोग ने दे दिया डेल्टा एक्स। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुरानी एलजेब्रा है। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे कि भाई जब प्लस करेंगे तो हम देखेंगे S1P और S2P दोनों ही लगभग बराबर हैं D के, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है। यहाँ पे D प्लस D कर लो आप, लेकिन S2P माइनस S1P ये पाथ डिफरेंस है, इसी को तो हम लोग पाथ डिफरेंस बोले थे। याद रखिएगा ये पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। तो ये दोनों ही डेल्टा एक्स से, यहां पर आप ये रख लीजिए, यहां पर आप ये रख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्विंग करिए, सब कुछ अच्छा दिखेगा। तो अब देख सकते हैं आपकी इसे बहुत ही अच्छी से सॉल्व किया जा सकता है। डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, एक बार वाई डी माइनस माइनस प्लस वाई डी प्लस वाई डी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2YD। ठीक है, यहां से भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो इन दी एंड आप क्या बचे कि पाथ डिफरेंस आ गया आपका YD डिवाइडेड बाई ऐसा, ये आया आपका। कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो ये आपने निकाल लिया पाथ डिफरेंस। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों को ही स्टडी करेंगे इसी से, इसी पाथ डिफरेंस से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता था तब हमारा पाथ डिफरेंस n टाइम्स लेमडा था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 होता था। ठीक है, तो अब पाथ डिफरेंस दोनों के लिए, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो रहा हो या डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो, दोनों में पाथ डिफरेंस एक ही चीज है, YD बाई डी, है ना। तो इसको लिख लो यहाँ पे YD बाई डी,
एन लेमडा, यहां से y का आपका जनरल नाम आ जाएगा एन डी लेमडा बाई छोटा डी। यहां से फिर वही काम करो, वाई डी बाई डी 2n-1 लेमडा बाई 2, तो y का जनरल टर्म आ जाएगा 2n-1 डी लेमडा बाई 2 डी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 इंटीजर टाइप हो सकती है, तो इसलिए ये जनरल n के लिए तो यही हो गया। तो y1 अगर है तो n की जगह 1 डाल देंगे तो d लेमडा बाई डी आ जाएगा। यहाँ इसका y1 देखेंगे, n की जगह 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो d लेमडा बाई 2d हो जाएगा। फिर उसका इसका y2 क्या हो जाएगा 2d लेमडा बाई d हो जाएगा। इसका y2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3d लेमडा बाई 2d हो जाएगा। उसी तरह डॉट 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 आप yn लिख सकते हैं, तो yn तो यही हो जाएगा एन डी लेमडा बाई डी डॉट 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 yn 2n-1 डी लेमडा बाई 2d, ऐसा हो जाएगा। तो ये नोट करिए, अभी और लिखना है इसमें। अब यहाँ पर आपको एक नई चिड़िया मिलेगी, फ्रिंज विड्थ। पहले आप समझिए क्या होता है फ्रिंज विड्थ। जब आप इस स्क्रीन को देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ जो नज़ारा होगा ना, यहाँ पे बारकोड की तरह पट्टियां दिखाई देंगी ऐसे। इसको जो काली है इसको मैं बोल रहा हूं डार्क फ्रिंज, और थोड़ा so this is dark fringe and this is bright fringe. Dark fringe, bright fringe, dark fringe, bright fringe, dark fringe, bright fringe, ऐसा आपको दिखाई देगा। बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगा, उसके ऊपर डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ऐसे बनता रहेगा। तो ये जो पट्टी की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को ही हम लोग बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है ना, फ्रिंज विड्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है भाई, nth ब्राइट फ्रिंज से n-1th ब्राइट फ्रिंज की दूरी जो होगी वही आपकी फ्रिंज विड्थ होगी। एक तरीके से ब्राइट से ब्राइट और अच्छा बता देता हूं मैं, ये थोड़ा सा गलत बताया मैंने। ये दिस इज योर बीटा, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। फिर से समझिए, nth ब्राइट फ्रिंज और nth ब्राइट फ्रिंज और n-1th ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो दूरी होगी उसे हम लोग बोल रहे हैं फ्रिंज विड्थ। अब उसका ये yn यहाँ रख दिया, yn माइनस जहां जहां n है वहां n-1 रख दिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया तो बीटा आ जाएगा। यहाँ तो बीटा निकालना बहुत आसान है। आप क्या करिए, डी लेमडा बाई डी कॉमन ले लीजिए, n यहाँ है, n-1 यहाँ है, बस आप देख सकते हैं कि n और n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बीटा इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल डी लेमडा बाई डी। ये क्या आ गई, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। डार्क में देखते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। डी लेमडा बाई 2d कॉमन ले लीजिए, 2n-1 अंदर है और इधर 2 टाइम्स 2n-1 -1 ऐसा चल रहा है।
है ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर, d लैम्डा बाई 2d 2n माइनस 1 माइनस 2n, और ये -2 है, ये +1, ठीक है। तो यहां से भी मैं देख पा रहा हूं कि 2n तो उड़ने वाला है, तो -2 +1, दिस इज -1 माइनस माइनस +1, है ना। तो ठीक है, सो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, फिर से हम लोग वहीं आ गए, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d, ठीक है। दोनों की ही जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम आती है, सेम आ भी रही है। देखिए यहाँ पर 3 हुआ जा रहा है, इस जगह ये -1 होगा, तो -2 -1 हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ इसके लिए। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, -1 +3। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये और 2 कैंसल हो जाएगा। तो करते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको याद होगा, 2 स्लिट्स थी और ये अपना एक स्क्रीन थी। स्क्रीन में यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बना रहे थे, बीच में क्या होता था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता था। तो अब फाई क्या है, फेस डिफरेंस है। फेस डिफरेंस किसके बीच में है, इन दोनों लाइट रेज के बीच में। उसी तरह डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस किसके बीच में है, इन दोनों लाइट रेज की वजह से। हम लोग फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब उसके बाद क्या आप कर सकते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस अबव द सेंटर। इसको समझिए, जैसे ये सेंटर है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके तुरंत ऊपर एक डार्क फ्रिंज आएगा, फिर ब्राइट फ्रिंज आएगा। मैं बना देता हूं, है ना। तो जैसे कि ये ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है तो मैं उसको गोरा बना रहा हूं, और फिर डार्क फ्रिंज है तो उसे काला बनाऊंगा, ठीक है। तो काला ये, तो ये डार्क फ्रिंज हो गया, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज हो गया, फिर डार्क फ्रिंज हो गया, फिर डार्क फ्रिंज हो गया, है ना। ये वाला ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क। उसी तरह ये नीचे की तरफ भी यही पैटर्न जो है वो नीचे भी आएगा, क्योंकि ये लाइट रे ऐसे जाके ऐसे भी तो जाएंगी। तो इसलिए जब हम लोग मान लीजिए इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो डार्क फ्रिंज है ये यहां से कितना ऊपर है, कौन वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके लिए n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो इसके लिए n इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। तो हम आपने ब्राइट फ्रिंज गोरे वाले और डार्क फ्रिंज काले वाले, ये समझ गए। n कैसे समझते हैं ये भी देख लिया, ठीक है। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अबव द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इससे इतनी ऊपर ये है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। d क्या है, ये वाली डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है किसकी, इन दोनों की। और छोटा वाला d क्या है, ये है छोटा वाला d, स्लिट विड्थ बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स बोल सकते हैं। और बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, ये इतना चौड़ा है। कोई भी जितना ब्राइट फ्रिंज चौड़ा होगा, जितना ब्राइट फ्रिंज चौड़ा होगा उतना ही डार्क फ्रिंज चौड़ा होगा। इसकी चौड़ाई ही जो है वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो अब क्योंकि ये सारे नोटेशंस हम लोग यहाँ पे इधर यूज करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको परिचित करा दिया पहले से। अब इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो ब्राइट फ्रिंज वर्सेस डार्क फ्रिंज करने वाले हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर लाइट रेज आ रही हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये जो है छेद छोटा सा, इसको हम लोग एपरेचर बोलेंगे, है ना।
या फिर मान लीजिए इसके सामने एक पत्थर लगा देते हम लोग, तो उसे हम लोग ऑब्स्टिकल बोलते हैं, है ना। तो ऐसा करने में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं ये ऐसे डाइवर्जिंग टाइप की हो जाती है। इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प कॉर्नर। ये रहा शार्प कॉर्नर, तो लाइट ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से देखें तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि यार ये छोटा सा छेद है तो सारी लाइटें रुक गई, लाइट रेज रुक गई, और जहां छेद है वहां से लाइट रेज सीधी आ रही थी, सीधी निकल गई। तो ये केस हो गया कौन सा, एपरेचर वाला। और जब मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया गया, तो ऑब्स्टेकल लगाने में लाइट जो है आ रही है, तो जहां जहां ऑब्स्टेकल है वो वाली लाइट रेज रुक गई, इधर उधर वाली स्ट्रेट लाइन में चलती रही। ये हम लोग देखते भी हैं, इसी को बोलते हैं शेडो फॉर्मेशन, है ना। जो हम लोग जब छोटे थे तो ये ऐसे ऐसे करके शेडो बनाते थे, कभी कुत्ता बना लेते थे, कभी खरगोश बना लेते थे, ये सभी लोगों ने किया होगा। आप खड़े हो जाएं तो जो आपकी आकृति है वही शेडो में दिखती है, आपका मोटापा शेडो में समझ में आता है ना। तो ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते रहते हैं। ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे जो ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये काफी बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम लोग काफी छोटा ऑब्स्टिकल बनाए, ऐसा ऑब्स्टिकल बनाए जिसका साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, है ना। भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट तो यार बहुत कम होती है ना। कैसे कैसे रेड लाइट की और विब ग्योर की वेवलेंथ बताइए कृष्णा, बता पाएंगे आप। विब ग्योर, तो जब हम लोग बोलते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इसलिए हम 3800 भी कुछ बुक्स में लिखी रहती है। तो यार ये तो मतलब एंगस्ट्रॉम तो क्या है, 10 टू द पावर -10 का ऑर्डर है। 3 जीरो अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तो 10 टू द पावर -7 का ऑर्डर है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये तो विजिबल लाइट की बात हो गई है ना। लेमडा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -7 मीटर, किसके लिए, विजिबल के लिए। तो इतना छोटा अगर एपरेचर हम बना पाते हैं तब आपको ये बढ़िया से डिफ्रैक्शन दिखता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपके प्लेन वेव फ्रंट है। कैसे वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और फिर यहां से आके ये कैसे बन जा रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। तो हमारा जो ऑब्स्टिकल है या फिर छोटा सा एपरेचर है, ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये भी जान लीजिए ये जो गैप होगा वेव फ्रंट्स के बीच में वो लेमडा होगा। यहाँ a इज ग्रेटर देन लेमडा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे लेमडा 10 टू द पावर -7 है तो a हो जाए 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 4 इंटू 10 टू द पावर -7, कोई दिक्कत नहीं, उसी ऑर्डर में। कंपेरेबल का मतलब आप यहाँ पे कुछ बुक्स में बोलते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसा कह सकते हैं। और ये जान लीजिए कि हर तरह की लाइट में, मतलब कि डिफ्रैक्शन हर तरह की लाइट में पूरे स्पेक्ट्रम में काम करता है, डिफ्रैक्शन साउंड वेव्स में भी काम करता है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इट्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कैरेक्टर। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन। ये बढ़िया सवाल है, काफी फेमस सवाल है। द इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स अपीयर्स टू बी डिस्क। तो क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो उसकी अगर हम इमेज बनाते हैं तो वो डिस्क जैसी दिखती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है, क्योंकि यार इतनी कम लाइट रे आते आते यहाँ इतनी ज्यादा लाइट रे दिखने लगती है, इमेज ब्लर हो जाती है, और जो लाइट की इंटेंसिटी है वो एक ज्यादा एरिया में पड़ती है, तो जो इंटेंसिटी कम हो जाती है और वो इसलिए थोड़ा सा डिम इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट सोर्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। जैसे सितारे वगैरह भी आप देखेंगे तो वो मतलब बड़े दिखते हैं। ओके, रेड लाइट डिफ्रैक्ट्स मोर देन द
वायलेट लाइट। तो इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण सिंपली ये है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बड़े बड़े एपरेचर भी डिफ्रैक्शन दिखाने में सक्षम हो जाते हैं। एस्टैब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, मतलब कि डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मिनिमा जैसा। लेकिन यहाँ पे फ्रिंज जो होते हैं डिफ्रैक्शन में, वो बाहर बाद में जाके प्रोग्रेसिवली इंटेंसिटी उनकी कम होती जाती है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्राफ से। लेकिन फिर भी सेकेंडरी मिनिमा को आप डार्क फ्रिंज बोल सकते हैं, जैसे कि वो इंटरफेरेंस में होता था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको 2n इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं। यहाँ पे मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इनको 2n इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं। यानी कि मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में कर लिया है, मान लो कि 4 इक्वल पार्ट्स में कर लिया, इसलिए हम लोग इसको 2n बोल देते हैं। कोई पूछे कि भाई जो सक्सेसिव रीजन होते हैं, मान लीजिए ये पहला ये दूसरा, अगर 2 रीजन से बात किया है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस होगा तो λ/2 होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पाथ डिफरेंस होगा तो लैम्डा होगा। तो अगर ये पूछे कि सक्सेसिव रीजन्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है तो आप λ/2 बोलेंगे। अभी हम लोग पाथ डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो ln के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो इसको निकाल लो पूरा अच्छे से, बड़ा सा बना रहा हूं मैं। ये a है, ये थीटा है, ये n है, ये q है, ये l है। अगर कोई कहे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है? ये वाला है एंगल थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो NQ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है? a है। तो आप यहां से क्लेम कर सकते हैं NQ इज इक्वल टू a साइन थीटा। और यार अगर ध्यान से देखो तो ये जो है ये छोटा पाथ तय कर रहा है, ये जो है ये लंबे पाथ से जा रहा है। तो जो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? NQ की वजह से। NQ क्या है? a साइन थीटा। और NQ जब a साइन थीटा है तो अब पाथ डिफरेंस हम कितना, पूरे में पाथ डिफरेंस हम लोग कितना देखे थे? लैम्डा देखे थे। आधे में कितना देखे थे? λ/2 देखे थे। अब इसी को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब क्योंकि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ऊपर भी जाएगा, यही डिफ्रैक्शन पैटर्न नीचे भी जाएगा, तो बुक्स क्या करती हैं? a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस n लैम्डा ऐसे करके लिख सकते हैं। आप प्लस माइनस इस साइड भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। So this is the condition for मिनिमा। प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब जब हम लोग ने डार्क फ्रिंज की चर्चा कर ली, कंडीशन फॉर मिनिमा हम लोगों ने समझ लिया, तो और कोई लाइट रे आएंगी जो थोड़ा और ऊपर से जाके फिर इस जगह मिनिमा बना रही होंगी। लेकिन यार दो मिनिमाओं के बीच में एक मैक्सिमा भी तो बन जाएगा, जहां थोड़ी थोड़ी लाइट चली जाएगी। वही बात लिखी, सम लाइट रीचेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। मिनिमा मतलब अंधेरा, तो दो अंधेरों के बीच में एक उजाला होगा, दो रातों के बीच में एक दिन होगा, वही बात। वेयर अ वीक मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। वीक मैक्सिमा क्यों? क्योंकि भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जितना ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी वहां पे कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लाइट जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही ले लेता है, ठीक है। तो ये जो हल्की हल्की मैक्सिमास हैं जो आगे आगे जाके डिम होती चली जाती हैं, इनको कहते हैं nth सब्सिडियरी मैक्सिमा या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा। मैक्सिमम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। nth क्यों? क्योंकि इसके बाद 0 ये है, फिर 1 2 3 4 5 6, इसकी वजह से। अब इसकी कंडीशन, मैक्सिमा की कंडीशन ये लिखी हुई है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। बस ये दोनों मतलब यार याद ही करना है एक तरीके से। अच्छा एक और अच्छी बात बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन में जो होती है
मिनिमा के लिए कंडीशन सिंपल है और इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए कंडीशन सिंपल है, इसीलिए वहां पे पहले मैक्सिमा पढ़ाया फिर मिनिमा पढ़ाया, पहले आसान फॉर्मूला पढ़ाया फिर कठिन फॉर्मूला पढ़ाया। यहाँ पे भी पहले आसान फॉर्मूला पढ़ाया फिर कठिन फॉर्मूला पढ़ाया। तो इसलिए उल्टा मत कर देना, मतलब कि ये आप सोचो कि नहीं नहीं यार जो उजाला होता है वहां फॉर्मूला आसान होगा, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न को ग्राफिकली दिखाना है तो इस तरह दिखाइए। कई सारी बुक्स में ये इस तरह सीधा भी बना होता है, लेकिन ऐसे बनाना ज्यादा सही रहता है क्योंकि वो आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है कि यहाँ से लाइट आ रही है और जो बीच में मैक्सिमम लाइट जा रही है, इसलिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे है और ये क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस यहाँ है, ज्यादातर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आपको इधर ही जगह दिखेगी, इसी जगह दिखेगी। फिर उसके बाद ये अगली बार, दिस इज मैक्सिमा एंड दिस इज मिनिमा, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं और इसको फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं, है ना। एक और नाम है इसका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। अब उसी तरह ये भी मिनिमम है तो इसको बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, इसको बोलेंगे थर्ड सेकेंडरी मिनिमम। इस तरह ये ऊपर है और नीचे भी यही नाम चलेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा कि भाई ये एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है। अब अगर हमें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला आ जाता है, ये स्टैंडर्ड है 2d लैम्डा बाई ए, और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब इसका एंगुलर विड्थ अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाता है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये दोनों को मैं बॉक्स कर देता हूं। अब आपका सवाल होगा कि भाई लैम्डा ए डी क्या है, तो ये बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब एक साइंटिस्ट थे फ्रेस्नेल, उन्होंने थोड़ा और डिटेल में डिफ्रैक्शन को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होने की वजह से मतलब डाइवर्ज हो रही है एक छोटे से होल से। ये होल बहुत छोटा है असली में, लैम्डा के आसपास है, लेकिन हम लोगों ने बड़ा करके उसे दिखाया है। तो अब फैल रही है तो जो इसका फैलाव है वो z लैम्डा बाई ए हो जाएगा, है ना। जितना z बढ़ता जाएगा उतना ये फैलाव आगे आता जाएगा। तो यार अब कभी एक डिस्टेंस तक ये मेंटेन रहेगा, ए ही रहेगा, कुछ दूरी तक तो ए बना रहेगा, है ना। उस दूरी को फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं, वो होता है ZF। तो अब ये तो पक्का है कि ये ए से बड़ा होगा, तो हम लोग क्या कंडीशन बोलेंगे, z लैम्डा बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब यहां पर हम लोग बोलेंगे व्हेन z लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू ए देन z इज इक्वल टू ZF। तो ZF लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू ए, है ना। मतलब इक्वालिटी वाली कंडीशन को ले ली, बड़े वाले, मतलब इसको उठा के यहां रख दिया, ये किया जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा। यही है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। बताने की जरूरत नहीं है कि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है और ए जो है वो एपर्चर साइज है। हम लोग कर चुके हैं, बहुत देर से कर रहे हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं। देखिए इंटरफेरेंस किसकी वजह से होता है, सुपरपोजिशन की वजह से, और डिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, वो इंटरफेरेंस की ही वजह से होता है। यहाँ पे दो दो कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत होती है और यहाँ पे केवल एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट की जरूरत होती है। यहाँ दो दो कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेव
वेवफ्रंट के दो अलग अलग पॉइंट्स से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से डिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे अलग अलग वेवफ्रंट्स के दो अलग अलग पॉइंट की वजह से इंटरफेरेंस होता है। और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम हो सकती है और कई बार होती भी है, लेकिन यहाँ पे फ्रिंज विड्थ जो है सेम कभी नहीं होती। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अगर पैटर्न बनाया जाए तो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ऐसे चलेगा, और इसमें क्या होता है ऐसे 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 होता है ना। तो यहाँ विड्थ सबकी सेम है यहाँ, लेकिन देखिए बीच में विड्थ ज्यादा है और सबसे किनारे वाले जो हैं उनकी विड्थ सबसे कम है। ठीक है ना। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, है ना। यहां पे लेकिन जो सेंट्रल वाला ब्राइट है वही सबसे ब्राइट होता है और बाद में इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ये जो हाइट है वो इंटेंसिटी ही बता रही है। और यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में बढ़िया कंट्रास्ट होता है, ये मस्त बारकोड की तरह दिखाई देता है। लेकिन ये वाला जो है ये यहाँ पर अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज भी होते हैं वो थोड़े थोड़े कम ब्राइट होते हैं, और डार्क फ्रिंज जो होते हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी लाइट होती है। इसलिए जब आप बहुत सेंट्रल ब्राइट से दूर चले जाते हैं तो आपको ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज में ज्यादा अंतर ही नहीं समझ में आता। इसी को पुअर कंट्रास्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो मिनिमा होता है उसमें बिल्कुल परफेक्ट अंधेरा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमा है वहां भी थोड़ी थोड़ी लाइट होती है, जैसा मैंने बताया।